तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट के एक नए चैप्टर को। और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ये कोई रिकैप वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये एक फुल फ्लेश्ड न्यू चैप्टर होने वाला है जो कि कल ही आया है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा वीडियो, इसलिए पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे हमें काफी सारी बातें पता चलती है। और हाँ, यहाँ पे कुरुबायाशी का एक बड़ा सीक्रेट भी रिवील होता है जिसे जानने के बाद तुम्हें काफी मजा आएगा। तो चलो बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वो सब हिकारू को उस सीलिंग क्लोथ से ढक रहे होते हैं। और हिकारू के अंदर जो एंटिटी होती है वो बाहर निकलने की कोशिश तो करती है, पर वो सब उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और ये देख के कुरुबायाशी काफी डर जाती है। और वो शुरू से ही इन सब के साथ मिली हुई थी ताकि हिकारू को पकड़वा सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि योस्की के साथ भी वही होगा जो उसके बेटे के साथ हुआ था। बस इसीलिए उसने हिकारू को पकड़वाने में मदद की। पर पता नहीं अब हिकारू के साथ क्या होगा, वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। यहाँ पे योस्की उसे बचा भी पाएगा या नहीं। और तनाका का भी कुछ प्लान था जो उसने आस्को को बताया था, याद है ना? एक एपिसोड में हमने देखा था तनाका ने आस्को के कान में कुछ बताया था, पर हमें वो नहीं बताया गया था कि उसने आखिर बोला क्या। देखते हैं आगे क्या होता है। और इनकी जो लीडर है सातो, उसे तो देख के मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, मैं क्या ही बोलूं। और आगे अभी तुम्हें भी होगा उसे देख के, टेंशन मत लो। यहाँ पे सातो कुरुबायाशी को कहती है वो ठीक है, मतलब ये हिकारू को कह रही है कि वो ठीक है, क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ हैं इसीलिए हैं क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी ये लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। फिर हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं। ये फ्लैशबैक उस दिन का होता है जब हिकारू अकेले कुरुबायाशी के घर गया था। पर अगर तुम्हें याद हो तो हिकारू के घर जाने के बाद कुरुबायाशी के घर कोई और भी आया था, पर हमें तभी बताया नहीं गया था कि वो कौन है। पर अभी हमें बताया जा रहा है कि उस दिन उसके घर कौन आया था, और वो सब और कोई नहीं, यही लोग थे। ये लोग कुरुबायाशी के घर इसलिए गए थे ताकि हिकारू को कैप्चर कर सके। यहाँ पे सातो कुरुबायाशी को देखते ही कहती है एक अरसा हो गया ना ये सब बीते। तो कुरुबायाशी उसे अंदर बुलाती है और हम लोग देखते हैं वो लोग कुरुबायाशी के घर में कुछ करने लगते हैं। और फिर कुरुबायाशी सातो से कहती है अगर मैं हिकारू को कंपनी को सौंप दूं तो तब तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? तो सातो कहती है हम स्वाभाविक रूप से उसके साथ काफी सावधानी बरतेंगे, और हमें तो ये भी लगता है कि ऐसी चीजों को रखना काफी ग्रेट वैल्यू होल्ड करता है। और इन सब बातों से हमें एक चीज तो क्लियर पता चलता है कि कुरुबायाशी सातो को और उस कंपनी के बारे में पहले से जानती है, जो कि ऑब्वियस भी था क्योंकि ये काफी फेमस भी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जानती कैसे है उन सब के बारे में? क्या ये कभी उस कंपनी में काम किया करती थी या फिर कोई और रीजन था जिसके बारे में अभी हमें आगे पता चलेगा। तो देखते हैं आगे इसका क्या रोल होने वाला है, क्योंकि इसका कोई बड़ा रोल तो जरूर होगा। तो यहाँ पे सातो फिर कहती है हमारी कंपनी किसी भी तरह की इन ह्यूमन आइडियोलॉजी से ऑपरेट नहीं होती। हमारा एक ही एम है, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए इलिजिमेट्स के पावरफुल एबिलिटीज को सही तरह से इस्तेमाल करना। इलिजिमेट का मतलब वो इम्प्योरिटीज के बारे में ही कह रही है। और कहती है हमारा शुरुआत से ही ऐसे एंटिटी को ढूंढना एकमात्र मोटिवेशन रहा है। हालांकि ऐसे एंटिटी को कैप्चर करना कोई आसान काम तो नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तभी कुरुबायाशी उससे पूछती है और होल्स, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने क्या सोचा है उन होल्स को बंद करने के बारे में? तो सातो कहती है हम होल से निपटने के लिए भी काम करेंगे, पर सिर्फ तभी जब आप हमारी मदद के लिए हाँ करेंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ कुरुबायाशी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं ताकि अपना मतलब निकाल सके और हिकारू को कैप्चर कर सके। फिर अपना काम हो जाने के बाद कुरुबायाशी को धोखा दे देंगे, उसे बिट्रे कर देंगे। क्योंकि तनाका ने भी हमें पहले ही बता रखा है कि उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम करता है, वो एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है। उसे ना ही विलेजर से, ना ही विलेज से और ना ही होल से कोई मतलब है। उन्हें बस अपने काम से काम रखना है। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो लोग कैसे उस एंटिटी का अच्छे से फायदा उठा सके अपने बेनिफिट के लिए। और ये तो कह रही है कि हम ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि जरा सर झूठ है। बाकी इसमें तुम्हारा क्या कहना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुरुबायाशी कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। और यहाँ पे कुरुबायाशी काफी परेशान भी लग रही थी, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि हिकारू को उस कंपनी में सौंपना कोई इजी डिसीजन तो है नहीं। और कुरुबायाशी सोचने लगती है अगर हिकारू और योस्की को खुद से होल बंद करने दिया जाए तो ये काफी खतरों से भरा होगा, जैसे कि पहले हुआ था। पर वैसे भी किसी न किसी को तो इसी तरह मरना ही है। और अगर सबसे बुरा सिचुएशन सामने आ जाए तब क्या होगा? लेकिन अगर मैं हिकारू को कंपनी में सौंप दूं तो योस्की और हिकारू दोनों के सरवाइव करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। पर क्या ये करना सही रहेगा? लगता है कुरुबायाशी समझ नहीं पा रही कि ये लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। खैर अपने को क्या, हम आगे बढ़ते हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सातो कुरुबायाशी से कहती है आपके डिसीजन को हम अप्रिशिएट करते हैं, आपका शुक्रिया आपकी मदद के लिए। तभी कुरुबायाशी कहती है आप उसके ह्यूमन रूप में वापस रिटर्न तो कर देंगे ना? तो सातो कहती है हाँ बिल्कुल, अगर हम कुछ भी ना करें तो भी वो समय पर ठीक हो जाएगा। उसने खुद के बारे में अपने सोचे समझने की काबिलियत को काफी विकसित कर लिया है। भले ही हमने उसे हमारे साथ आने के लिए मजबूर किया है, पर वो आसानी से अपने आसपास की किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और भाग सकता है। और इसके अलावा उसके केवल आधा हिस्सा होने के बावजूद ये सब बेकार है।
अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, हिकारू ने अपना आधा हिस्सा योस्की को दिया था जब योस्की उसे मारने की कोशिश करता है, और ये उसी आधे हिस्से का बात कर रही है, क्योंकि जब तक हिकारू के पास अपना वो आधा हिस्सा ना आ जाए तब तक वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर सकता। और तनाका ने योस्की को ये साफ साफ कह के रखा है कि कुछ भी हो जाए तुम ये हिस्सा किसी और को नहीं दोगे, क्योंकि उसे पता है कंपनी के लोग जरूर कोशिश करेंगे योस्की से वो आधा हिस्सा लेने की, पर पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिर सातो कहती है सबसे पहले हम उसे कुबुताची लेके जाएंगे उस दूसरे हिस्से के खोज में, और जब हमें वो दूसरा हिस्सा मिल जाएगा तब ये उसका चुनाव होगा कि वो हमारे साथ आना चाहता है या नहीं। और ये सुनकर तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि ये काफी तगड़ी मैनिपुलेटर है, शुरू से ही ये कुरुबयाशी को मैनिपुलेट करते आ रही है। तो यहाँ कुरुबयाशी कहती है अच्छा ऐसा है, तो पहले आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप उसे हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे समझौते का एक हिस्सा था। जिससे हमें ये पता चलता है कि कुरुबयाशी बुरी नहीं है, बस वो दोनों का भला चाहती है, बस उसे पता नहीं है कि वो कर क्या रही है। यहाँ पर कुरुबयाशी काफी दुखी लग रही होती है, तो सातो कहती है हाँ बिल्कुल, हम उसके साथ बिल्कुल अच्छे से पेश आएंगे जैसे हमने आपके बेटे के साथ किया था। और ये लाइन सुनते मैं तो शौक हो गया था भाई, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि कुरुबयाशी ने अपने बेटे को भी इन्हें ही सौंप दिया था। पर कुरुबयाशी ने ऐसा क्यों किया था? तो अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं फिर से बता दूं, कुरुबयाशी के हस्बैंड को किसी इम्प्योरिटीज ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उस इम्प्योरिटी ने उसके बेटे के साथ कुछ कर दिया था, और शायद यही रीजन हो सकता है कि कुरुबयाशी ने अपने बेटे को भी उस कंपनी को सौंप दिया था, ये सोच के कि वो उसे ठीक कर देंगे। पर हुआ क्या, उसका बेटा मारा गया। पर इतना सब कुछ जानते हुए भी कुरुबयाशी ने फिर उन्हें ऐसा क्यों करने दिया, ये तो मुझे नहीं पता। मे भी शायद हमें आगे पता चले। और इससे हमें एक चीज भी पता चलता है कि क्यों कुरुबयाशी सातो को पहले से जानती थी। और यहाँ से स्टोरी सही में काफी इंटेंस होते जा रही है, क्योंकि हर एक नए चैप्टर के साथ एक नया सीक्रेट रिवील होते जा रहा है, जो कि ऑनेस्टली बोले तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। बाकी ये चैप्टर तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं योस्की का घर, जहाँ योस्की की मॉम उसका हेयर कटिंग कर दे रही थी, और उसकी मॉम उसे कहती है मैं सच में तुम्हारे हेयर ट्रिम कर दूं ना, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो योस्की कहता है हाँ कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करेगा। वैसे तो कुछ खास उतना भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारे पास टाइम काफी कम है। लगता है योस्की भी रेडी है। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसकी स्टोरी अब और भी बैंगर होने वाली है, क्योंकि कुछ तो बड़ा होने वाला है। यहाँ पे उसकी मॉम उसका तगड़ा वाला हेयर कटिंग कर देती है, और वो अपने मॉम को धन्यवाद करता है, और रेडी होने के बाद कहता है ये मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल है, मुझे कपड़ों की कोई परवाह तो नहीं है, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दिखने वाले कपड़े मेरे स्कूल यूनिफॉर्म ही हैं। इसलिए वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म को ही पहन के रेडी हो जाता है, और अपना फोन चेक करता है। उसने हिकारू को मैसेज किया था जो अभी तक अनसीन है, जिसे देख के उसे थोड़ा वियर्ड तो लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि हिकारू उसके मैसेज को सीन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि काफी टाइम से वो हिकारू और कुरुबयाशी वो दोनों में से किसी से ही कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब उसे क्या पता कि उसके पीछे कितना बड़ा कांड हो चुका है। यहाँ पे योस्की कहता है अगर ऐसा है तो मैं दारूमाजू का टनल में रहूंगा, क्योंकि वहाँ पे होल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और अगर तुम्हें याद हो तो हिकारू को भी उसी टनल में कैप्चर किया गया है, और वो जब जा ही रहा होता है तब उसकी मॉम उसे कहती है कुछ भी हो पर तुम अपना वादा मत भूलना। तो योस्की कहता है हाँ बिल्कुल मैं नहीं भूलूंगा, फिर चला जाता है। तभी उसकी बहन आती है और कहती है मॉम आज फायरवर्क शो है, और यूरी चैन ने भी कहा है कि वो आ रही है। तो पीछे से उसके फादर कहते हैं शायद हम सबको एक साथ ही चलना चाहिए। तो उसकी मॉम भी कहती है हाँ बिल्कुल हम सबको ऐसा ही करना चाहिए, तो चलो हम लोग सब साथ में चलते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मुझे मत कहना कि वीडियो छोटी क्यों है, क्योंकि चैप्टर ही छोटे आते हैं तो मैं क्या करूं। बाकी ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने मेंटर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।